ओके। सो हम लोग रिकवरेबल शेड्यूल की बात कर रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक शेड्यूल है। इसमें आप देखेंगे कि T9 ने एक वैल्यू रीड की जो कि राइट की गई थी T8 द्वारा, और T9 जो है ना T8 से पहले कमिट हो गया। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये शेड्यूल रिकवरी नहीं कर सकता। इस शेड्यूल की आप रिकवरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कमिट हो चुका है। अब मान लीजिए इस पॉइंट के बाद रीड बी के बाद या रीड बी के टाइम पर T8 फेल हो जाता है, तो आ, आप रिकवरी करेंगे शेड्यूल की, दोनों की, पूरे शेड्यूल की। सो आप T8 को भी अवॉइड करना चाहेंगे, T9 को भी अवॉइड करना चाहेंगे। सो T8 को तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि T9 कमिट हो चुका है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। और T9 एक ऐसी वैल्यू डिस्प्ले करके कमिट हुआ है, मान लीजिए डिस्प्ले कर रहा है वो, अगर कि जो वैल्यू टेम्पररीली एक्चुअली T8 ने राइट की थी और वो फाइनल वैल्यू नहीं थी। सो इस तरीके के शेड्यूल्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, है ना। रियल एनवायरनमेंट में काम आप में शेड्यूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दे आर नॉट डिजायरेबल शेड्यूल, और आप इनसे रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे शेड्यूल्स को हमें अवॉइड करना है। सो दिस इज ए शेड्यूल दैट इज नॉट रिकवरेबल। सो नाउ अब रिकवरेबल शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि एक शेड्यूल रिकवरेबल कहलाएगा अगर उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अगर किसी ट्रांजेक्शन ने किसी अदर ट्रांजेक्शन की वैल्यू को रीड किया है, तो जो रीडिंग करने वाला ट्रांजैक्शन है उसका कमिट इंस्ट्रक्शन राइट करने वाले ट्रांजैक्शन के कमिट इंस्ट्रक्शन से पहले नहीं आएगा। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस इनटू द शेड्यूल। सो अगर एक शेड्यूल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि अगर एक ट्रांजैक्शन टी ने टीजे की वैल्यू को राइट किया है, सॉरी रीड किया है, टीजे की वैल्यू को रीड किया, लेट मी रिपीट अगेन। सो सपोज एक शेड्यूल एस है आपके पास, और उस शेड्यूल एस में दो ट्रांजैक्शन है आपके पास, लेट्स से टी आई एंड टी जे। ठीक है। और लेट्स से टी आई ने ए की वैल्यू को कुछ चेंज किया, राइट किया टी आई ने ए पर, और टी जी ने उसको रीड कर लिया, टीजे ने उसको सॉरी रीड कर लिया। नाउ टीजे ने रीड किया, तो अब टीजे का कमिट स्टेटमेंट टीआई के कमिट स्टेटमेंट से पहले नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर आ जाएगा तो फेलियर के केस में आप कमिट रिकवरी नहीं कर पाएंगे, है ना। सो रिकवरेबल शेड्यूल के लिए ये जरूरी है कि ऐसे ट्रांजेक्शन, टीजे के जैसे ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, उनका कमिट स्टेटमेंट टीआई के टीआई टाइप के जो करस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन हैं उनके पहले नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर उनके पहले आएगा तो आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। सो आपको ऐसे शेड्यूल्स केवल डेवलप करने हैं या ऐसे शेड्यूल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि रिकवरेबल हों। दिस इज द डिजायरेबल थिंग दैट यू नीड टू डू। ठीक है। सो जितने भी ट्रांजेक्शन हो, नाउ आपका जो शेड्यूल है, शेड्यूल जनरेट करते समय आपका मोटिव क्या होगा? पहली चीज कि आपका शेड्यूल कॉन्करेंट हो, और या तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो या व्यू सीरियलाइजेबल हो। इसके साथ आगे आप ये भी चाहेंगे कि आपका जो शेड्यूल हो वो रिकवरेबल हो, क्योंकि रिकवरेबल शेड्यूल नहीं होगा तो आप उसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके। सो नाउ वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर डेफिनेशन इज देयर, एंड इज कास्केडिंग रोल बैक। सो कास्केडिंग रोल बैक में क्या होता है कि कई बार एक ट्रांजैक्शन के फेल होने की वजह से कई और ट्रांजैक्शन को भी आपको अबॉर्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि आप अगर इस शेड्यूल में एग्जांपल देखें, सो देयर इज तीन ट्रांजैक्शन है, T10, T11 एंड T12। नाउ T10 में तीन इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड ए, रीड बी एंड देन राइट ए। ओके। नाउ T10 जब राइटिंग फिनिश करता है, उसी के बाद T11 उसको रीड कर रहा है, ए को। ओके। और फिर उसके ए के ऊपर कुछ राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। एंड जैसे ही T11 राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है ए की वैल्यू पर, T12 उस ए को रीड कर रहा है यहाँ। ओके। नाउ सपोज दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको T10 को अबॉर्ट करना पड़ता है। आफ्टर दिस ऑपरेशन यू हैव टू अबॉर्ट
किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, कुछ फेलियर ऑकर हुआ और आपको अबॉर्ट करना पड़ रहा है। नाउ अबॉर्ट करने पर आपको क्या होगा कि आप T8 को अंडू करेंगे, और T8 को जब अंडू करेंगे तो इसने ए में जो चेंज किए थे, ये चेंज का कोई मतलब नहीं रहा, ये चेंज रिवर्ट हो जाएगा, वापस हो जाएगा। नाउ जब ये चेंज वापस हो गया, अब आप देखेंगे T11 ने ये जो वैल्यू थी, जो एक की टेम्प एक तरीके से टेम्प राइट की थी ए ने, इस वैल्यू को रीड कर लिया, ओके, एंड देन फिर इसने भी कुछ राइट किया। नाउ अब ये चूंकि वैल्यू रिवर्ट हुई है, दैट मीन्स ये T11 जो है ना डिपेंडेंट है T10 के ऊपर। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इसने जो वैल्यू रीड की है, सो T11 की जो इनपुट है वो T10 के आउटपुट से आई है। दैट मीन्स T10 का जो भी आउटपुट था राइट ऑपरेशन से जनरेट हुई है। सो ओबियसली जब T10 अबॉर्ट होगा तो T11 भी अबॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब ए की वैल्यू जो इस यहाँ पे रीड की गई है वो वैल्यू अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट द करेक्ट इंस्ट्रक्शंस नाउ। इनका जो आउटपुट है वो करेक्ट नहीं है, या इसका आउटपुट डिजायरेबल नहीं है। सिमिलरली जब ये वैल्यू अब अंडू हो गई है, ये वैल्यू अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये इस ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। सो T12 को भी रीड करने की परमिशन नहीं देना चाहिए, या इसको भी आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा। सो पूरे ये जो ट्रांजेक्शन T10 है, इसके इम्पैक्ट को हटाने के लिए आपको T11 को भी अंडू करना पड़ेगा, T12 को भी अंडू करना पड़ेगा T10 के साथ में। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कास्केडिंग रोलबैक। कास्केडिंग रोलबैक का मतलब होता है देयर इज ए चेन ऑफ ट्रांजेक्शंस जिसमें पूरी चेन को आपको रोल बैक करना पड़ रहा है। सो यहाँ एक के रोल बैक की वजह से, T10 के रोल बैक होने की वजह से T11 और T12 को भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा ना। रोल बैक टर्म का मतलब आपको आई गेस क्लियर होगा। रोल बैक का मतलब अंडू करना है, ठीक है। हालांकि रोल बैक की टेक्निकल डेफिनेशन या रोल बैक में एग्जैक्टली क्या होता है वी विल सी लेटर, बट रोल बैक का मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स को अंडू करना। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कास्केडिंग रोल बैक आपको देखने को मिल रहा है कि T10 का अबॉर्ट, T10 के अबॉर्ट होने की वजह से T11 और T12 को भी अबॉर्ट करना पड़ेगा, और ये चेन और फर्दर भी जा सकती है। हो सकता है T12 में रीड करने के बाद फिर ए पर राइट किया हो और उसे किसी और ट्रांजेक्शन ने पढ़ लिया, एंड देन इसके पास आगे हो सकता है एक चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके सामने आ जाए। सो दिस इज ऑल्सो ए अनडिजायरेबल सिचुएशन कि अगर आप इस तरीके से कास्केडिंग रोल बैक आपको करना पड़ सकता है, एक लंबी चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आपको बहुत सारा काम जो है ना डेटाबेस में जो परफॉर्म हो गया उसको अंडू करना पड़ सकता है। सो वो जो अंडू करने का काम है वो तो ओवरहेड है ही, और ये ट्रांजेक्शन्स ने जितना काम किया था वो भी वेस्ट हो गया। सो दैट विल ऑल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ओवरहेड। सो आपको कोशिश करना है कि रोल बैक ट्रांजेक्शन्स आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स कम से कम हो जो कास्केडिंग हो। सो यू रिक्वायर कास्केडलेस ट्रांजेक्शन। सो इसके अपोजिट होगा कास्केडलेस। सो कास्केडलेस शेड्यूल का मतलब होगा जिसमें एक ट्रांजेक्शन के रोल बैक होने पर बाकी के जो चेन ऑफ ट्रांजेक्शन है वो मतलब रोल बैक नहीं होते हैं। सो हालांकि कास्केड हमेशा सारी सिचुएशंस में कास्केडलेस शेड्यूल अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज ऑलवेज डिजायरेबल कि आपके शेड्यूल में कास्केडिंग ट्रांजेक्शन्स कम से कम हो। सो नाउ अब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आपको अब क्या क्या रिक्वायर्ड होगा एक शेड्यूल के लिए, कि शेड्यूल जब आप एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस पर, देन इट शुड बी कॉन्करेंट। सेकंड प्रॉपर्टी कि वो या तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो या व्यू सीरियलाइजेबल हो। तीसरा रिक्वायरमेंट शेड्यूल रिकवरेबल हो। चौथी रिक्वायरमेंट शेड्यूल कास्केडलेस हो, ऐसे कास्केडिंग रोलबैक की सिचुएशंस उसमें कम हो। ये डिजायरेबल आपके फीचर्स होंगे जब आप एक शेड्यूल जनरेट करना चाहेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। सो दीज आर द सम रिक्वायरमेंट्स दैट हैव बीन पुट हियर कि एक कॉन्करेंसी कंट्रोल करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सो जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्करेंसी कंट्रोल के टाइम पर आपका यह पहला मोटिव है कि कॉन्करेंट शेड्यूल्स आपको चाहिए जो या तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो या व्यू सीरियलाइजेबल हो। दूसरा कि जिस पॉलिसी से आप ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट मीन्स जो शेड्यूल जनरेट कर रहे हो, सो पॉलिसी या प्रोटोकॉल, उसका ओवरहेड अपना कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आपको कास्केडिंग शेड्यूल जब आप जनरेट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स और गवर्निंग प्रोसेसेस क्रिएट करना पड़ेंगे। सो वो गवर्निंग प्रोसेसेस जो पॉलिसी या रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनका ओवरहेड मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरहेड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कॉन्करेंसी से जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है उसका कोई फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। और 18 पार्टिसिपेंट हो गए, और कौन बाद में ज्वाइन कर किया है किसी ने?
Okay, so now let's move ahead. Now, there is one more important concept that we need to discuss also. Generally हम चाहते हैं कि कॉन्करेंसी जो है हम अचीव करें, लेकिन कॉन्करेंसी की वजह से हम जनरली कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम कॉन्करेंसी के साथ साथ आपने देखा होगा, हमने जब पूरे डिस्कशन में हमने ध्यान दिया कि हम कॉन्करेंसी तो चाहते हैं, लेकिन बिना कंसिस्टेंसी को वायलेट किए हुए। कंसिस्टेंसी को हम नहीं छोड़ना चाहते, हम डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। लेकिन देर आर सर्टेन सिनारियोज, कुछ सिनारियो हैं जिस पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। सो आप देखेंगे देयर इज एन एग्जांपल कि जैसे सपोज एक बैंक है, और बैंक में आप देखेंगे बहुत सारे अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं। नाउ सपोज आपके सामने एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक ब्रांच है, उसमें बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनके बावजूद भी आप जानना चाहते हैं कि अकाउंट्स जितने भी हैं ब्रांच में, उसका अप्रोक्सीमेट बैलेंस लगभग कितना है। तो छोटी ब्रांच के लिए तो आसान है बताना, लेकिन इमेजिन करिए एक बहुत बड़ी ब्रांच जिसमें ऑनलाइन जो ना बहुत सारे एक साथ ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो अब आपको ये भी पता करना है कि टोटल बैलेंस कितना है। तो आप देखेंगे क्या टोटल बैलेंस कर पाना पॉसिबल हो पाएगा जानना, जब आप कॉन्करेंसी को अलाउ करना चाहते हैं। और अब चूंकि अकाउंट्स में बैलेंसिंग में मॉडिफिकेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ऑब्वियसली जब मॉडिफिकेशन होता है तब आप रीड करने की परमिशन नहीं देते हैं। और इस केस में जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्या चाहेगा, सारे अकाउंट्स की वैल्यू वो रीड करे, सबके बैलेंस का सम करे और फिर आपको वो डिस्प्ले करे। सो नाउ ऐसे सेट ट्रांजेक्शन्स को रन करने के लिए हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो एक तो हम यहाँ एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम टोटल बैलेंस एग्जैक्ट बैलेंस नहीं पता करना चाहेंगे, क्योंकि वो पता करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के बैलेंस बदलते रहेंगे, डायनेमिक होंगे। किसी भी टाइम पर आप देखेंगे सम अकाउंट्स, कुछ ना कुछ अकाउंट्स में चेंजेस होते रहे होंगे। तो आप जब तक रीड करेंगे, हो सकता है आपने एक अकाउंट की वैल्यू रीड करी, कुछ देर बाद वो चेंज हो गई और आप सम कर ही नहीं पाए। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम करेक्ट सम कैलकुलेट कर पाए बैलेंसेस का। सो नाउ ये हो सकता है कि आप चूंकि जब आप बैलेंस रीड कर रहे, अपडेट हो रहे हैं या उनके बीच कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो आपको एक और ट्रांजेक्शन जो रीड करना चाहता है, जो बैलेंस टोटल कैलकुलेट करेगा, वो ट्रांजैक्शन सारे बैलेंस को रीड करना चाहेगा। तो आपको परमिशन देना पड़ेगी, चाहे ऑलरेडी बैलेंस पर रीडिंग हो रही हो या राइटिंग हो रही हो। तो इस केस में आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से कॉम्प्रोमाइज करते हो, और जो आप अप्रोक्स टोटल बैलेंस निकालोगे, वो टोटल बैलेंस एग्जैक्ट बैलेंस नहीं होगा, दैट विल बी सम अप्रोक्सीमेट और नियर अबाउट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल बैलेंस। क्योंकि हर समय अकाउंट में अपडेट होता रहेगा, तो एग्जैक्ट बैलेंस निकालना इम्पॉसिबल है। सो इस समय ऐसे ट्रांजेक्शन्स के केस में जहां हम डेटा, जब आप डेटा में से डेटा का समराइजेशन करना चाहते हैं, ये एक तरीके का समराइजेशन एग्रीगेशन चाहते हैं आप, या एक माइनिंग रिलेटेड कुछ टास्क करना चाहते हैं, तो उस केस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स को जो माइनिंग रिलेटेड है, जिसमें जो डेटा को रीड करके उनसे कुछ समराइज कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, स्टैटिस्टिकल कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, उनको आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आपको अलाउ करना पड़ेगा। और उस समय हो सकता है आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से कॉम्प्रोमाइज कर लें। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, दीज आर द सम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जिसके केस में आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, और ये ट्रांजेक्शन्स को आपको साइमल्टेनियसली अलाउ करके रीड करने की एटलीस्ट परमिशन देना पड़ती है। हाउएवर वी विल नॉट अलाउ द ट्रांजेक्शन्स दैट आर डूइंग राइटिंग ऑन द डेटाबेस, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट ऐसे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले ट्रांजेक्शन जिनकी जरूरत है हमें, सो दैट किसी भी टाइम पर हम डेटाबेस के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स गैदर कर पाए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हमें रीड करने की परमिशन देना पड़ेगी, चाहे वो इनकंसिस्टेंस वैल्यूज को रीड कर रहे हो, देयर इज नो इशू। वी हैव टू मेक इट दिस ट्रेड ऑफ। सो समटाइम्स एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस में भी हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, तो सिमिलरली कंसिस्टेंसी के लिए भी हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वीक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए, इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कंसिस्टेंसी को कुछ देर के लिए रोक दे, डिसअलाउ भी कर सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ओके,